जय श्री राम। करंट अफेयर्स की ये दूसरी क्लास रहेगी और आज मई महीने से संबंधित टोटल करंट अफेयर्स रहेगा। तो आप इसी एक वीडियो के माध्यम से पूरा मई महीने का करंट अफेयर्स आप तैयार कर सकते हैं, और वो भी एक यानी विकल्पात्मक क्वेश्चनों के साथ है, यानी क्वेश्चन बनाए गए हैं यहाँ पे। टोटल आज की वीडियो में 100 क्वेश्चन रहेंगे, और यदि आपका कोई भी एग्जाम होता है उसमें मई महीने से बाहर कोई करंट नहीं जाएगा। तो इसलिए मई महीने का आपको करंट तैयार करना है, तो आप इस वीडियो को पूरा देखें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवें और बेल आइकन दबा लेवें, ताकि इस प्रकार के नए वीडियो आए तो उनका तुरंत नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप उसका लाभ उठा सकें। क्वेश्चन नंबर पहला चलते हैं पहले वाले क्वेश्चन पे। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 कहाँ आयोजित हुई थी? यानी विदेश मंत्रियों की बैठक 2026 में आयोजित हुई थी। क्वाड ये कहाँ हुई थी? इसका ऑप्शन ए है मुंबई, बी है हैदराबाद हाउस नई दिल्ली, सी है बेंगलुरु, डी है चेन्नई। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी, हैदराबाद हाउस नई दिल्ली में क्वाड बैठक हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे पे ध्यान दीजिए। क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक कब आयोजित हुई? यानी क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक आयोजित कब हुई थी? तिथि बतानी है अपने को। 20 मई 2026, 22 मई 2026, 26 मई 2026 और 30 मई 2026। और इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन सी, 26 मई 2026। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है तीसरे वाले क्वेश्चन पे आप देखिए। तीसरा क्वेश्चन है, क्वाड बैठक की अध्यक्षता किसने की? यानी क्वाड बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी, ऑप्शन बी राजनाथ सिंह, ऑप्शन सी डॉक्टर एस जयशंकर, ऑप्शन डी अजित डोभाल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा डॉक्टर एस शंकर ने। यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा, डॉक्टर एस शंकर। क्योंकि उसके बाद अगले हैं क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? क्वाड में कौन सा देश शामिल नहीं है? ऑप्शन ए भारत, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी दक्षिण कोरिया। और इसका सही ऑप्शन है वो है दक्षिण कोरिया, डी सही शामिल नहीं है। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा, दक्षिण कोरिया। तो भारत है ही, क्योंकि अपने उसके अंतर्गत जो 4 देश थे उनमें भारत था, जापान था और ऑस्ट्रेलिया था। तो इस प्रकार ये 3 सही है, दक्षिण कोरिया नहीं था। उसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर आता है पांचवा, क्वेश्चन नंबर 5। क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है? क्वाड का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए परमाणु सहयोग, ऑप्शन बी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा, ऑप्शन सी कृषि विकास, ऑप्शन डी खेल सहयोग। और इसका सही ऑप्शन है वो होगा बी होगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा। तो क्वाड का मुख्य उद्देश्य था इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 6, आईपीएमएससी पहल किससे संबंधित है? यानी आईपीएमएससी पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए कृषि से संबंधित, ऑप्शन बी समुद्री निगरानी सहयोग से संबंधित, ऑप्शन सी शिक्षा से संबंधित, ऑप्शन डी स्वास्थ्य से संबंधित। और सही ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा, समुद्री निगरानी सहयोग से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7वें पे आप ध्यान दीजिए। पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर, पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर परियोजना कहाँ शुरू की गई? पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर परियोजना कहाँ शुरू की गई? ऑप्शन ए मालदीव में, ऑप्शन बी फिजी में, ऑप्शन सी श्रीलंका में, ऑप्शन डी मॉरिशस में। और इसका सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी फिजी। ऑप्शन बी सही होगा, फिजी सही है। तो पोर्ट्स ऑफ द फ्यूचर परियोजना फिजी में शुरू की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें पे चलते हैं अपने। 8वें वाले क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क का संबंध किससे है? ऑप्शन ए खेल से, ऑप्शन बी खनिज आपूर्ति श्रृंखला से, ऑप्शन सी पर्यटन से, ऑप्शन डी अंतरिक्ष से। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा, खनिज आपूर्ति श्रृंखला से। क्योंकि क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क का संबंध खनिज आपूर्ति श्रृंखला से है। ऑप्शन बी सही होगा, उत्तर इसका क्या आएगा? बी आएगा। उसके बाद आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन 9 पे चलते हैं अपने।
9वें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए आप। 9वां क्वेश्चन, क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क के तहत निवेश लक्ष्य कितना रखा गया? यानी क्वाड क्रिटिकल मिनरल्स फ्रेमवर्क के तहत निवेश का लक्ष्य कितना रखा गया? ऑप्शन ए 10 अरब डॉलर, ऑप्शन बी 15 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 20 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 25 अरब डॉलर। और इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन सी होगा, 20 अरब डॉलर रखा गया था। तो उत्तर 20 अरब डॉलर है, 20 अरब डॉलर, ऑप्शन सी सही होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 10वां, भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज सहयोग समझौते का नाम क्या है? यानी भारत और अमेरिका के मध्य, दोनों के मध्य एक महत्वपूर्ण खनिज सहयोग समझौता हुआ था, उस समझौते का नाम अपने को बताना है। तो ऑप्शन ए है मिनरल अलायंस, ऑप्शन बी स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क, ऑप्शन सी इंडो अर्थ माइनिंग पैक्ट, ऑप्शन डी रेयर अर्थ एग्रीमेंट है। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो उत्तर है इसका बी होगा, सही ऑप्शन बी, स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क। ये दोनों के बीच में यानी भारत और अमेरिका के बीच में समझौता हुआ था, तो उत्तर बी होगा इसका, स्ट्रेटेजिक क्रिटिकल मिनरल्स कॉरपोरेशन फ्रेमवर्क। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11वां। 11वां पे ध्यान दीजिए। 11वां क्वेश्चन है, भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज समझौता कब हुआ? भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज समझौता कब हुआ? भारत अमेरिका बीच महत्वपूर्ण खनिज समझौता को हुआ कब, ये डेट बतानी है। ऑप्शन ए 24 मई को, ऑप्शन ए 25 मई 26 को, ऑप्शन ए 26 मई 26 को, ऑप्शन डी 27 मई 2026 को। और इसका सही ऑप्शन है वो सी है, 26 मई 2026 को हुआ था। तो सी ऑप्शन इसका सही है, 26 मई 2000 से भारत अमेरिका महत्वपूर्ण खनिज समझौता 26 मई 2026 को हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 12वां। 12वें पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 12वां, यह समझौता मुख्यतः किस देश के खनिज एकाधिकार को चुनौती देता है? यानी यह जो समझौता हुआ था किस देश के खनिज एकाधिकार को चुनौती देता है? ऑप्शन ए रूस को, ऑप्शन बी जापान को, ऑप्शन सी चीन को, ऑप्शन डी जर्मनी को। और सही ऑप्शन है वो है चीन है, यानी सी है, चीन को ये चुनौती देता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 13 पे। 13वें पे ध्यान दीजिए। 13वां क्वेश्चन है, री का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन ए रेयर अर्थ एलिमेंट्स, ऑप्शन बी रीजनल एनर्जी एलिमेंट्स, ऑप्शन सी रिन्यूएबल अर्थ एनर्जी, ऑप्शन डी नॉन। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो होगा ए होगा, रेयर अर्थ एलिमेंट्स। तो REE का पूरा नाम है रेयर अर्थ एलिमेंट्स होगा, ऑप्शन ए सही होगा, ए उत्तर इसका सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं अपने। 14 वाला क्वेश्चन देखिए, साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस भारत यात्रा पर कब आए? यानी साइप्रस के राष्ट्रपति निकोस क्रिस्टोडोलिडेस भारत यात्रा पर कब आए थे? ऑप्शन ए 18 से 20 मई, ऑप्शन बी 20 से 23 मई, ऑप्शन सी 24 से 27 मई, ऑप्शन डी 25 से 28 मई। और इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा, 20 से 23 मई। इसके बाद आगे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 15, निकोस क्रिस्टोडोलिडेस किस देश के राष्ट्रपति हैं? निकोस क्रिस्टोडोलिडेस किस देश के राष्ट्रपति हैं? ऑप्शन ए ग्रीस के, ऑप्शन 2 साइप्रस के, ऑप्शन सी माल्टा के, ऑप्शन डी इटली के। और सही ऑप्शन क्या है? बी है, साइप्रस के हैं। क्योंकि निकोस क्रिस्टोडोलिडेस किसके हैं? साइप्रस के हैं, क्योंकि भारत में आए थे साइप्रस के राष्ट्रपति। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 16, भारत और साइप्रस के संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया गया? भारत और साइप्रस के संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया गया? ऑप्शन ए मित्रता, ऑप्शन बी आर्थिक साझेदारी, ऑप्शन सी रणनीतिक साझेदारी, ऑप्शन डी रक्षा गठबंधन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, रणनीतिक साझेदारी। यानी भारत और साइप्रस के संबंधों को किस स्तर तक उन्नत किया गया? रणनीतिक साझेदारी के रूप में इसको किया गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 17वां, IMEEC का पूरा नाम क्या है?
IMEEC का पूरा नाम इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, यानी इसका जो सही आंसर होगा वो होगा इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर होगा। IMEEC का पूरा नाम क्या है? इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर है। तो IMEC का पूरा नाम आप देख लेंगे क्योंकि पूरा नाम पूछ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18वें पे देखिए आप, IPOI पहल किससे संबंधित है? यानी IPOI पहल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए अंतरिक्ष से संबंधित, ऑप्शन बी हिंद प्रशांत महासागर से संबंधित, ऑप्शन सी स्वास्थ्य से संबंधित, ऑप्शन डी ऊर्जा से संबंधित। और इसका जो सही ऑप्शन है वो क्या है? बी है, हिंद प्रशांत महासागर से संबंधित है। IPOI पहल किससे संबंधित है? हिंद प्रशांत महासागर से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 19वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। BHISHM क्यूब क्या है? BHISHM क्यूब क्या है? ऑप्शन ए रक्षा प्रणाली, ऑप्शन बी पोर्टेबल अस्पताल, ऑप्शन सी उपग्रह, ऑप्शन डी AI प्लेटफॉर्म। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, पोर्टेबल अस्पताल होगा। यानी BHISHM क्यूब क्या है? पोर्टेबल अस्पताल है, पोर्टेबल अस्पताल होगा, बी इसका ऑप्शन सही है। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन नंबर 20 में भी देखिए, राजनाथ सिंह ने मई 2026 में किन देशों की यात्रा की थी? राजनाथ सिंह ने मई 2026 में किन देशों की यात्रा की थी? ऑप्शन ए जापान और चीन, ऑप्शन बी रूस और फ्रांस, ऑप्शन सी वियतनाम और दक्षिण कोरिया, ऑप्शन डी इटली और जर्मनी। और इसका सही ऑप्शन होगा वो होगा वियतनाम और दक्षिण कोरिया की यात्रा की थी। तो राजनाथ ने मई 2026 में यात्रा की थी वियतनाम और दक्षिण कोरिया की। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं अपने 21 पे ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21, राजनाथ सिंह की यात्रा भारत की किस नीति के अंतर्गत थी? यानी राजनाथ सिंह की भारत यात्रा किस नीति के अंतर्गत थी? ऑप्शन ए लुक वेस्ट, ऑप्शन बी एक्ट ईस्ट, ऑप्शन सी निगबोरहोड फर्स्ट और ऑप्शन सी सागर। इसका सही ऑप्शन होगा क्योंकि अपने को पता है एक्ट ईस्ट के पॉलिसी के तहत हुई थी। तो राजनाथ सिंह की यात्रा भारत की किस नीति के अंतर्गत हुई थी? एक्ट ईस्ट पॉलिसी के तहत हुई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 22 में पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर आता है 22, वियतनाम यात्रा कब हुई? यानी वियतनाम यात्रा कब हुई बताना है? 15-16 मई, 18-19 मई, 20-21 मई और 22-23 मई। और इसका सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, 18 से 19 मई होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 23, AI लैब स्थापित करने की घोषणा किस देश में हुई? AI लैब स्थापित करने की घोषणा किस देश में हुई थी? ऑप्शन ए दक्षिण कोरिया, ऑप्शन बी वियतनाम, ऑप्शन सी जापान और ऑप्शन डी रूस। और इसका सही जो ऑप्शन है वो है बी है, वियतनाम है। यानी वियतनाम में हुई थी। तो AI लैब स्थापित करने की घोषणा किस देश में? वियतनाम में हुई थी। AI लैब स्थापित कहाँ की जाएगी? वियतनाम में स्थापित की जाएगी। तो वियतनाम में इसकी घोषणा की गई थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, 24वां, भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ हुआ? भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ हुआ? ऑप्शन ए हनोई, ऑप्शन बी सियोल, ऑप्शन सी इमजिंग काक पार्क, ऑप्शन डी बुसान। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, इमजिंग काक पार्क में। तो भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ हुआ? इमजिंग काक पार्क में हुआ था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 25, प्रधानमंत्री मोदी ने कितने देशों की यात्रा की? प्रधानमंत्री मोदी ने कितने देशों की यात्रा की? ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6। और इसका सही उत्तर क्या है? सी है, 5 देशों की यात्रा की थी। ऑप्शन सही सी होगा इसका। आगे क्वेश्चन नंबर 26 पे चलते हैं अपने। 26 वाला क्वेश्चन आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 26, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा कब हुई? यानी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा को बताना है। 10 से 15 मई, 15 से 20 मई, 20 से 25 मई, 25 से 30 मई। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, 15 से 20 मई के बीच हुई थी।
तो 5 देशों की यात्रा पे प्रधानमंत्री गए थे। उन 5 देशों की यात्रा 15 से 20 मई के बीच में रही थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27वां आता है। 27वें आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा देश था? यानी प्रधानमंत्री मोदी की यात्रा का पहला पड़ाव कौन सा देश था? क्योंकि 5 देशों की यात्रा पे गए थे और पांचों के 4-5 चरण में ये लगातार कंप्लीट हुई थी, 5 चरण में। तो पहला पड़ाव कौन से देश में था? ऑप्शन ए स्वीडन, ऑप्शन 2 नॉर्वे, ऑप्शन 3 यूएई, ऑप्शन डी इटली। तो इस प्रकार इसका सही ऑप्शन है वो यूएई है, क्योंकि पहला पड़ाव यूएई में था। 1 नंबर सबसे पहले कहाँ गए थे? यूएई के अंतर्गत गए थे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28वें पे आप ध्यान दीजिए, यूएई ने भारत में कितना नया निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई है? यानी यूएई ने भारत में कितना नया निवेश करने की प्रतिबद्धता जताई? ऑप्शन ए 2 अरब डॉलर, ऑप्शन 2 3 अरब डॉलर, ऑप्शन सी 5 अरब डॉलर, ऑप्शन डी 8 अरब डॉलर। और इसका सही ऑप्शन है वो सी है, 5 अरब डॉलर। 5 अरब डॉलर करने की उन्होंने प्रतिबद्धता जताई है। तो यूएई भारत में 5 अरब डॉलर का निवेश करेगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 भारत और एडीएनओसी के बीच समझौता किससे संबंधित था? भारत और एडीएनओसी के बीच समझौता किससे संबंधित था? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी तेल भंडारण, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी पर्यटन। और इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, तेल भंडारण है। तो भारत और एडीएनओसी के बीच समझौता किससे संबंधित है? तेल भंडारण से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 20वां, नीदरलैंड यात्रा के दौरान किस कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग हुआ? नीदरलैंड यात्रा के दौरान किस कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग हुआ? ऑप्शन ए इंटेल, ऑप्शन बी सैमसंग, ऑप्शन सी एएसएमएल, ऑप्शन डी सोनी। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, एएसएमएल होगा। तो नीदरलैंड यात्रा के दौरान किस कंपनी के साथ सेमीकंडक्टर सहयोग हुआ था? एएसएमएल के साथ हुआ था। ये ध्यान रखना, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर अपने 31 पे चलते हैं। 31 में देखिए, स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? स्वीडन के प्रधानमंत्री ए उल्फ क्रिस्टसन, बी जोनास गहर स्टोरे, सी मेलोनी, डी हेराल्ड पंचम। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ए है, उल्फ क्रिस्टसन। तो उल्फ क्रिस्टसन है, ऑप्शन ए इसका सही होगा। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? उल्फ क्रिस्टसन है। स्वीडन के प्रधानमंत्री कौन है? उल्फ क्रिस्टसन स्वीडन के प्रधानमंत्री हैं। उसके बाद अगला आता है 32वां क्वेश्चन। 32वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला? प्रधानमंत्री मोदी को स्वीडन का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा मिला? ऑप्शन ए ऑर्डर ऑफ मेरिट, ऑप्शन बी रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, ऑप्शन सी लीगियन ऑफ हॉनर, ऑप्शन डी ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। और इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार। रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार प्रधानमंत्री को स्वीडन का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो है रॉयल ऑर्डर ऑफ पोलर स्टार, यही दिया गया था। तो सही ऑप्शन बी होगा। इसके बाद अगला चलते हैं, नॉर्वे के राजा कौन है? अगला क्वेश्चन 33वां, नॉर्वे के राजा कौन है? ऑप्शन ए कार्ल गुस्ताफ, बी हेराल्ड पंचम, सी चार्ल्स तृतीय, डी फिलिप। और इसका सही ऑप्शन है वो बी है, हेराल्ड पंचम है। तो नॉर्वे के राजा कौन है? हेराल्ड पंचम, ऑप्शन बी सही होगा। नॉर्वे के राजा हेराल्ड पंचम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चलते हैं अपने 34 पे देखिए, भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन ए स्टॉकहोम, ऑप्शन बी हेलसिंकी, ऑप्शन सी ओस्लो, ऑप्शन डी कोपेनहेगन। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी है, ओस्लो में हुआ था। तो भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? ऑप्शन सी सही है, ओस्लो, ओस्लो के अंतर्गत हुआ था। तो ये ओस्लो में हुआ था, ध्यान रखना है अपने को। कहाँ हुआ था? ओस्लो, ओस्लो के अंतर्गत ये हुआ था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 35 से ध्यान दिए, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? इटली के प्रधानमंत्री अपने को बताना। ऑप्शन ए मेलोनी, ऑप्शन बी मार्केल, ऑप्शन सी सांचेज, ऑप्शन डी
ट्रूडो, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मेलोनी होगा, यानी ऑस्ट्रेलिया इटली के प्रधानमंत्री कौन है? मेलोनी है। तो मेलोनी अपने को ध्यान रखना है, इटली के प्रधानमंत्री कौन है? मेलोनी है, ये ध्यान रखना। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है भाई, क्योंकि ये चर्चा में रही थी मेलोनी, मेलोनी चर्चा में रही थी। जो चीज चर्चा में होती है उस पे क्वेश्चन आने की पूरी पूरी संभावना रहती है। और किस लिए रही थी? क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेलोनी को अपने जो पार्ले जी कंपनी की यहाँ पे इनको चॉकलेट दी थी, तो इसलिए ये अपने को ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 36वां, भारत और इटली ने वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? भारत और इटली ने वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा की है? ऑप्शन ए विज्ञान वर्ष, ऑप्शन बी संस्कृति और पर्यटन वर्ष, ऑप्शन सी युवा वर्ष, ऑप्शन डी शिक्षा वर्ष है। और इसका सही ऑप्शन है वो क्या है? बी है, संस्कृति और पर्यटन वर्ष है। क्या है? संस्कृति और पर्यटन वर्ष आता है। तो भारत और इटली ने वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा की? संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो इसको आप अच्छी प्रकार से आप पढ़ लेवें और लिख भी लेवें, याद कर लेवें कि भारत और इटली ने वर्ष 2027 को किस रूप में मनाने की घोषणा किया? संस्कृति और पर्यटन वर्ष के रूप में मनाने की घोषणा की है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 3737, एनएमएचसी का संबंध किससे है? एनएमएचसी का संबंध किससे है? ऑप्शन ए समुद्री परियोजना, ऑप्शन बी राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर, ऑप्शन सी रक्षा केंद्र, ऑप्शन डी एआई केंद्र। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन बी है, राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर। यानी एनएमएचसी का संबंध किससे है? राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर से है। एनएमएचसी का संबंध राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर से, ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 38, 38वां आता है आगे। 38वें क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। अफेओ द्वारा पीएम मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? अफेओ द्वारा पीएम मोदी को कौन सा पुरस्कार दिया गया? ऑप्शन ए पेस प्राइज, ऑप्शन बी एग्रीकोला मिडल 2026, ऑप्शन सी ग्रीन अवार्ड, ऑप्शन डी ग्लोबल लीडर अवार्ड। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी है, एग्रीकोला मेडल 2026। किसने दिया? अफेओ ने दिया था। तो ध्यान रखना है अपने को, अफेओ के द्वारा दिया गया था, एग्रीकोला मेडल 2026 दिया गया था। एग्रीकोला मेडल 2026 दिया गया था। तो एग्रीकोला मेडल दिया गया था, ये ध्यान रखना है अपने को, ये पूछा जा सकता है। एग्रीकोला मेडल, एग्रीकोला मेडल दिया गया था, मेडल 2026। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 पे आते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 39वां, व्लादिमीर पुतिन के ने चीन की कौन सी यात्रा की? व्लादिमीर पुतिन ने चीन की कौन सी यात्रा की थी? 10वीं, बी 15वीं, सी 20वीं, डी 25वीं। और इसका जो सही ऑप्शन है वो डी होगा, 25वीं की थी। तो व्लादिमीर पुतिन ने चीन की यात्रा की थी मई के अंतर्गत, तो वो 25वीं उसकी यात्रा थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 40 वाले पे ध्यान दीजिए आप। रूस चीन मैत्री संधि कितने वर्ष पूर्ण होने पर यात्रा आयोजित हुई? रूस चीन मैत्री संधि कितने वर्ष पूर्ण होने पर यात्रा आयोजित हुई? ऑप्शन ए 20 वर्ष, ऑप्शन बी 25 वर्ष, ऑप्शन सी 30 वर्ष, ऑप्शन डी 35 वर्ष। और इसका सही जो ऑप्शन है वो बी होगा, 25 वर्ष। यानी रूस चीन मैत्री संधि कितने वर्ष पूर्ण होने पर आयोजित हुई थी? 25 वर्ष पूर्ण आयोजित होने पर की गई थी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। 41 वाले क्वेश्चन में देखिए आप 41, WHO ने इबोला प्रकोप को PHEIC कब घोषित किया था? यानी WHO ने इबोला प्रकोप को PHEIC कब घोषित किया था? 15 मई 2026 को, 16 मई 2026 को, 17 मई 2026 को, 18 मई 2026 को। और इसका सही ऑप्शन है वो 17 मई 2026 को घोषित किया था। WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने इबोला प्रकोप को PHEIC कब घोषित किया था, यानी आपातकाल कब घोषित किया था? 17 मई 2026 को किया गया था। उसके बाद आगे नेक्स्ट 42वें क्वेश्चन पे अपने चलते हैं, क्योंकि आपके दिमाग में अब वहां पे आया होगा कि PHEIC का पूरा नाम क्या है। तो यही क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, PHEIC का पूरा नाम
पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, बी पब्लिक हेल्थ इवेंट इंटरनेशनल कमेटी, सी पेंडेमिक हेल्थ इमरजेंसी और डी नॉन। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन ए होगा, पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न। तो पब्लिक हेल्थ एनर्जी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, PHEIC का पूरा नाम होगा। तो PHEIC का पूरा नाम क्या है? पी का पब्लिक, एच का हेल्थ, ई का इमरजेंसी, ऑफ, आई का इंटरनेशनल और सी का होगा कंसर्न। तो इस प्रकार PHEIC का पूरा नाम है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर 43, इबोला प्रकोप किन देशों में फैला? इबोला प्रकोप किन देशों के अंतर्गत फैला? ऑप्शन ए केन्या और तंजानिया, ऑप्शन बी DRC और युगांडा, ऑप्शन सी नाइजीरिया और घाना, ऑप्शन डी सूडान और इथोपिया। और इसका जो सही ऑप्शन है वो बी है, DRC और युगांडा के अंतर्गत ये फैला था। तो DRC और युगांडा अपने को ध्यान रखना, इबोला प्रकोप जो फैला था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 आता है, 44वां। WHO ने यह घोषणा किस नियम के तहत की? यानी WHO ने यह घोषणा किस नियम के तहत की? IHR 2005, WTO नियम, सी UN चार्टर, डी SDG। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है, IHR 2005 के तहत है। WHO ने यह घोषणा किस नियम के तहत की? IHR 2005 के तहत की थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 पे चलते हैं अपने 45 पे। इबोला का वर्तमान प्रकोप किस स्ट्रेन से जुड़ा है? यानी इबोला का जो वर्तमान प्रकोप किस स्ट्रेन से जुड़ा हुआ है? ऑप्शन ए जेर, ऑप्शन बी सूडान, ऑप्शन सी बंडीबियो, ऑप्शन डी रेस्टोन। और इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, बंडीबियो। तो इबोला वर्तमान प्रकोप किस स्ट्रेन से जुड़ा है? बंडीबियो से जुड़ा हुआ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 46 पे चलते हैं अपने 46। इबोला किस प्रकार का रोग है? इबोला किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन ए बैक्टीरियल, ऑप्शन बी फंगल, ऑप्शन सी जूनोटिक वायरल, ऑप्शन डी परजीवी। और इसका जो सही ऑप्शन है वो सी होगा, जूनोटिक वायरल। यानी इबोला किस प्रकार का रोग है? जूनोटिक वायरल रोग है। इबोला जूनोटिक वायरल रोग है। इबोला किस प्रकार का रोग है? जूनोटिक वायरल रोग है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 47 आता है, 47 भाई, इबोला का प्रमुख लक्षण क्या है? यानी इबोला का प्रमुख लक्षण क्या बताना अपने। ऑप्शन ए त्वचा रोग, ऑप्शन बी वायरल रक्तस्रावी बुखार, ऑप्शन सी न्यूमोनिया, ऑप्शन डी डेंगू। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, वायरल रक्तस्रावी बुखार। क्या होगा? वायरल रक्तस्रावी बुखार होगा। इबोला का प्रमुख लक्षण क्या है? वायरल रक्तस्रावी बुखार होगा। तो इबोला का प्रमुख लक्षण क्या है? वायरल रक्तस्रावी बुखार होगा। इबोला का प्रमुख लक्षण क्या है? वायरल रक्तस्रावी बुखार होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, बूंदी स्ट्रेन के लिए वर्तमान में क्या उपलब्ध नहीं है? बूंदी स्ट्रेन के लिए वर्तमान में क्या उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए दवा, ऑप्शन बी अस्पताल, ऑप्शन सी वैक्सीन, ऑप्शन डी डॉक्टर। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, वैक्सीन। बूंदी स्ट्रेन के लिए वर्तमान में क्या उपलब्ध नहीं है? वैक्सीन उपलब्ध नहीं है वर्तमान में। वर्तमान में वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, 49वें पे आते हैं अपने। क्वाड का पिछला शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित हुआ था? यानी क्वाड का पिछला शिखर सम्मेलन 2024 में कहाँ आयोजित हुआ था? ऑप्शन ए टोक्यो, ऑप्शन बी सिडनी, ऑप्शन सी विल्मिंगटन अमेरिका, ऑप्शन डी नई दिल्ली। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, विल्मिंगटन अमेरिका के अंतर्गत हुआ था। यानी क्वाड का 2024 का शिखर सम्मेलन विल्मिंगटन अमेरिका के अंतर्गत हुआ था 24 में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 50 आता है,
50वें वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, क्वाड के सदस्य देशों की संख्या कितनी है? क्वाड के सदस्य देशों की संख्या अपने को बतानी है। तो इसका ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 6 और सही इसका है क्या आएगा? ऑप्शन बी सही है, 4 सदस्य देश हैं। इसकी सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 4 हैं। उसके बाद आगे आता है राष्ट्रीय परिदृश्य, अपना यहाँ से आता है, वो तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य। अब आता है राष्ट्रीय परिदृश्य। राष्ट्रीय परिदृश्य में आप देखिए, राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा एनएचए अनुमान 2022-23 की रिपोर्ट कब जारी की गई? राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा एनएचए अनुमान 2022-23 की रिपोर्ट कब जारी की गई? ऑप्शन ए 15 मई 2026 को, ऑप्शन बी 20 मई 2026 को, ऑप्शन सी 27 मई 2026 को, ऑप्शन डी 23 मई 2026 को। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, 27 मई 2026 को आयोजित की गई थी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, 27 मई 2026। क्वेश्चन नंबर दूसरा आता है, दूसरे वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा, एनएचए अनुमान 2022-23 रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है? एनएचए अनुमान 2022-23 की रिपोर्ट कौन सी रिपोर्ट है? या रिपोर्ट बतानी है अपनों, और इस रिपोर्ट है वो सी 10वीं है। कौन सी है? 10वीं रिपोर्ट है वो, 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं, और इनमें सही ऑप्शन सी आएगा, 10वीं रिपोर्ट है। सी ऑप्शन इसमें सही रहेगा। उसके बाद आगे आता है क्वेश्चन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए आप, वर्ष 2022-23 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय जीएचई कितना रहा है? वर्ष 2022-23 में सरकारी स्वास्थ्य व्यय जीएचई कितना रहा? ऑप्शन ए 2.85 लाख करोड़, ऑप्शन बी 3.85 लाख करोड़, ऑप्शन सी 4.85 लाख करोड़, ऑप्शन डी 5.85 लाख करोड़। और सही इसका ऑप्शन होगा वो बी होगा, 3.85 लाख करोड़। सही उत्तर क्या है? बी है, 3.85 लाख करोड़ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथे पे आप ध्यान दीजिए, जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा बढ़कर कितना हुआ? जीडीपी में सरकारी स्वास्थ्य व्यय का हिस्सा बढ़कर कितना हुआ? ऑप्शन ए 1.15%, ऑप्शन बी 1.25%, ऑप्शन सी 1.40%, ऑप्शन डी 1.63%। सही ऑप्शन है सी है, 1.43% है। ऑप्शन सी 1.43% है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां, प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर कितना हुआ? प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य व्यय बढ़कर कितना हुआ? ऑप्शन ए 1786, ऑप्शन बी 2786, ऑप्शन सी 3786, ऑप्शन डी 4786। और इसका सही ऑप्शन बी होगा, 2786 होगा। सही ऑप्शन बी है, 2786। इसके बाद देखिए आप क्वेश्चन नंबर आगे नेक्स्ट छठा, राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 का उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय खेल बोर्ड नियम 2026 का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए खिलाड़ियों को छात्रवृत्ति देना, ऑप्शन बी खेल निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना, ऑप्शन सी नए स्टेडियम बनाना, ऑप्शन डी ओलंपिक तैयारी है। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है बी है, खेल निकायों में पारदर्शिता जवाबदेही स्थापित करना। तो सही ऑप्शन बी होगा, खेल निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना। खेल निकायों में पारदर्शिता और जवाबदेही स्थापित करना। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 7वां, राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी में कुल कितने सदस्य होंगे? राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी में कुल कितने सदस्य होंगे? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 5, ऑप्शन डी 7। और इसका सही ऑप्शन है वो है बी है, 3 सदस्य होंगे। कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य हैं। राष्ट्रीय खेल बोर्ड एनएसबी में कुल 3 सदस्य होंगे। उसके बाद अगला जो नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 8वां, भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितना हुआ? भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितना हुआ? ऑप्शन ए 1.24 लाख करोड़, ऑप्शन बी 1.54 लाख करोड़, ऑप्शन सी 2.54 लाख करोड़, ऑप्शन डी 3.54 लाख करोड़। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, 1.54 लाख करोड़ होगा। यानी सही ऑप्शन बी है, 1.54 लाख करोड़। तो भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन बढ़कर कितना हो गया? 1.54 लाख करोड़ हो गया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां, भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर कितना पहुंचा?
भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर कितना पहुंचा है? ऑप्शन ए 15,000 करोड़, ऑप्शन बी 18,500 करोड़, ऑप्शन सी 23,622 करोड़, ऑप्शन डी 25,000 करोड़। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है सी है, 23,622 करोड़ होगा। तो भारत का रक्षा निर्यात रिकॉर्ड स्तर पर कितना पहुंचा? 23,622 करोड़ पहुंच चुका है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 10वां। क्वेश्चन नंबर 10 पे ध्यान दीजिए। लेड्स 2025 रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई? लेड्स 2025 की रिपोर्ट किस मंत्रालय द्वारा जारी की? ऑप्शन ए गृह मंत्रालय, ऑप्शन बी वाणिज्य उद्योग मंत्रालय, ऑप्शन सी वित्त मंत्रालय, ऑप्शन डी रक्षा मंत्रालय। और इसका सही ऑप्शन है वो है बी है, उत्तर वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई थी। बी ऑप्शन सही है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11वां आता है। पूंजीगत व्यय में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? पूंजीगत व्यय में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी तेलंगाना, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी बिहार। और इसका सही जो ऑप्शन है वो है बी है, तेलंगाना है। सही ऑप्शन बी होगा, तेलंगाना। पूंजीगत व्यय में सर्वोत्तम प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन है? तेलंगाना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां। पूंजीगत व्यय में सबसे कमजोर प्रदर्शन किस राज्य का रहा? पूंजीगत व्यय में सबसे कमजोर प्रदर्शन किस राज्य का रहा? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन डी ओडिशा। और सही ऑप्शन सी है पश्चिम बंगाल। कौन सा है? पश्चिम बंगाल है। तो सी ऑप्शन इसका सही है। पूंजीगत व्यय में सबसे कमजोर किस राज्य का प्रदर्शन कर रहा? पश्चिम बंगाल का रहा था। उसके बाद 13वां क्वेश्चन रहेगा राष्ट्रीय परिदृश्य के अंतर्गत। लेड्स 2025 में तटीय राज्यों की एग्जाम्पलर श्रेणी में कौन सा राज्य शामिल है? ऑप्शन ए गुजरात, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी केरल। और इसका सही ऑप्शन है वो बी है, तमिलनाडु है। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, तमिलनाडु। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 14वां। भारत के पहले एएनसीए इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारशिला किस राज्य में रखी गई? भारत के पहले एएनसीए इंफ्रास्ट्रक्चर की आधारशिला किस राज्य के अंतर्गत रखी? ऑप्शन ए महाराष्ट्र, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी तेलंगाना। और इसका सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, आंध्र प्रदेश होगा। यानी सही ऑप्शन क्या है? सी है, आंध्र प्रदेश होगा, आंध्र प्रदेश। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15वां। एएनसीए परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है? एएनसीए परियोजना की अनुमानित लागत कितनी बतानी है अपने को। ऑप्शन ए 10,803, ऑप्शन बी 12,803, ऑप्शन सी 15,803, ऑप्शन डी 18,803। और इसका जो सही ऑप्शन है वो सी है, 15,803 करोड़ रुपए हैं। सी ऑप्शन इसका सही होगा, 15,803 करोड़। एएनसीए परियोजना की अनुमानित लागत है 15,803 करोड़। उसके बाद 16वां है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी की गई है? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 37, ऑप्शन सी 38, ऑप्शन डी 39। और सही ऑप्शन है वो कितनी है? 38 है। सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाकर कितनी कर दी गई? 38 कर दी गई है। उसके बाद अगला जो ऑप्शन आए आप अगला जो क्वेश्चन है वो 17वां है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस दल ने 208 सीटें जीती? पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में किस दल ने 208 सीटें दी? ए कांग्रेस, बी तृणमूल कांग्रेस, सी भाजपा और डी वाम मोर्चा। और इसका सही ऑप्शन क्या है? भाजपा। सी सही है, सी ऑप्शन सही आएगा। भाजपा ने 208 सीटें जीती थी और यहाँ पे बहुमत हासिल करके अपनी सरकार बनाई है और मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी बने थे। तो इस प्रकार ये चीजें अपने को क्लियर कर लेनी है। क्वेश्चन नंबर 18वां। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस दल ने 108 सीटें जीती हैं? तमिलनाडु विधानसभा चुनाव 2026 में किस दल ने 108 सीटें जीती हैं? ऑप्शन ए डीएमके, ऑप्शन बी एआईएडीएमके, ऑप्शन सी टीवीके, ऑप्शन डी कांग्रेस। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, टीवीके। कौन से किसने? ऑप्शन सी सही है, टीवीके ने 108 सीटें जीती है तमिलनाडु में। और उन्होंने पहली बार में ही अपनी सरकार राज्य में सरकार बनाई है। इसलिए ये भी महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके लिए ध्यान दें आप इस पे।
क्वेश्चन नंबर 19वां, एसआरएस संख्या की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर टीएफआर कितना है? यानी एसआरएस संख्या की रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कुल प्रजनन दर टीएफआर कितना है? ऑप्शन ए 1.8, ऑप्शन बी 1.9, ऑप्शन सी 2.0, ऑप्शन डी 2.1। इसका सही जो ऑप्शन होगा वो होगा बी होगा 1.9। बी ऑप्शन है 1.9 सही होगा। इसका सही ऑप्शन 1.9 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आएगा 20वां, एसआरएस रिपोर्ट 2024 के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? एसआरएस रिपोर्ट 2024 के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा कितनी है? ऑप्शन ए 70 वर्ष, बी 71 वर्ष, सी 72 वर्ष, डी 73 वर्ष। और इसका जो सही ऑप्शन है वो है 72 वर्ष है। सी ऑप्शन इसका सही है, 72 वर्ष है। तो जीवन एसआरएस रिपोर्ट 2024 के अनुसार जन्म के समय जीवन प्रत्याशा 72 वर्ष है। उसके बाद आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अपना 21वें क्वेश्चन पे अपने को ध्यान देना है। 21वें क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए, भारत के पहले एएमसीए इंटीग्रेशन एवं फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? भारत के पहले एएमसीए इंटीग्रेशन एवं फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की स्थापना कहाँ की जा रही है? ऑप्शन ए हैदराबाद, ऑप्शन बी बेंगलुरु, ऑप्शन सी पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन डी पुणे। और इसका सही जो ऑप्शन है वो सी है, पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश। सी ऑप्शन इसका सही होगा, पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश में की जा रही है। तो भारत के पहले एएमसीए इंटीग्रेशन एवं फ्लाइट टेस्टिंग सेंटर की स्थापना पुट्टपर्थी आंध्र प्रदेश के अंतर्गत की जा रही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 22, महाराष्ट्र में रक्षा विनिर्माण परिसर का विकास किस कंपनी ने किया? महाराष्ट्र में रक्षा विनिर्माण परिसर का विकास किस कंपनी ने किया? ऑप्शन ए एचएएल, ऑप्शन बी बीएल, ऑप्शन सी एनआईबी, ऑप्शन डी बीडीएल। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, एनआईबी ग्रुप ने। ऑप्शन सी सही है इसका, एनआईबी ग्रुप ने। यानी महाराष्ट्र में रक्षा विनिर्माण परिसर का विकास किस कंपनी ने किया? एनआईबी ग्रुप ने किया है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 आता है, रक्षा विनिर्माण परिसर में मुख्य रूप से किस प्रकार के गोले बनाए जाएंगे? रक्षा विनिर्माण परिसर के मुख्य रूप से किस प्रकार के गोले बनाए जाएंगे? ऑप्शन ए 105 किलोमीटर, ऑप्शन बी 120 मिलीमीटर, ऑप्शन सी 155 मिलीमीटर, ऑप्शन डी 130 मिलीमीटर। और इसका सही ऑप्शन होगा वो क्या होगा? सी होगा। सी ऑप्शन से होगा 155 मिलीमीटर, यानी सी ऑप्शन सही होगा 155 मिलीमीटर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 24 है, रक्षा विनिर्माण परिसर की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? रक्षा विनिर्माण परिसर की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? ऑप्शन ए 2 लाख, ऑप्शन बी 3 लाख, ऑप्शन सी 5 लाख, ऑप्शन डी 10 लाख। और इसका सही ऑप्शन है वो सी है, 5 लाख होगा। कितनी है? 5 लाख गोले हैं। रक्षा विनिर्माण परिसर की वार्षिक उत्पादन क्षमता कितनी है? 5 लाख गोले हैं। यानी एक साल में 5 लाख गोले बनाए जाते हैं। तो इसकी 5 लाख गोलों की क्या है? उत्पादन क्षमता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 25वां 25 वाले क्वेश्चन पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 25वां, सूर्यास्त्र किससे संबंधित है? सूर्यास्त्र किससे संबंधित है? ए मिसाइल, बी रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली, सी ड्रोन, डी राडार। तो सूर्यास्त्र किससे संबंधित है? बी सही है, रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली सही है। बी है रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली, यानी रॉकेट प्रक्षेपण प्रणाली से संबंधित है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर है 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, भारत ने ब्लैक स्काई कंपनी के साथ किस क्षेत्र में समझौता किया है? भारत ने ब्लैक स्काई कंपनी के साथ किस क्षेत्र में समझौता किया है? ऑप्शन ए रक्षा, ऑप्शन बी अंतरिक्ष, ऑप्शन सी शिक्षा, ऑप्शन डी स्वास्थ्य। और इसका क्या होगा? ऑप्शन बी सही होगा, अंतरिक्ष। भारत ने ब्लैक स्काई कंपनी के साथ किस क्षेत्र में समझौता किया है? ऑप्शन बी सही है, अंतरिक्ष का किया है। इसमें क्या है? अंतरिक्ष में किया है। बी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 27 में देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 27, सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अध्यादेश 2026 कब जारी किया गया? सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों की संख्या अध्यादेश 2026 कब जारी किया गया? 5 मई को, 10 मई को, 16 मई को और 25 मई को। सही ऑप्शन होगा 16 मई को, सी इसका सही ऑप्शन होगा, ऑप्शन सी सही है। 16 मई को किया गया था, सी ऑप्शन सी होगा 16 मई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 आता है, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 2026 कौन बने हैं? पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री 2026 में कौन बने हैं? ऑप्शन ए में ममता बनर्जी, ऑप्शन बी शुभेंदु अधिकारी, ऑप्शन सी शुभेंदु अधिकारी, ऑप्शन डी दिलीप घोष। और इसका सही ऑप्शन होगा शुभेंदु अधिकारी, बी ऑप्शन इसका सही होगा। कौन सा हुए हैं? शुभेंदु अधिकारी हुए हैं। तो ध्यान रखना, शुभेंदु अधिकारी पश्चिम बंगाल के नए मुख्यमंत्री बने हैं, जो बीजेपी के हैं, ये भी ध्यान रखना। भारतीय जनता पार्टी के हैं, बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29, केरल के मुख्यमंत्री 2026 कौन बने? यानी अभी 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, उनके अंतर्गत केरल के भी चुनाव है, तो केरल के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ए पिनराई विजयन, बी वी डी सतीशन, सी के सुरेंद्रन और डी शशि थरूर। और सही ऑप्शन है वो है बी है वी डी सतीशन। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। ऑप्शन कौन सा सही होगा? बी होगा वी डी सतीशन। वी डी सतीशन इसका सही ऑप्शन होगा। केरल के मुख्यमंत्री वी डी सतीशन बने हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 30वां, असम के मुख्यमंत्री 2026 में कौन बने? क्योंकि ये भी 5 राज्यों में शामिल था, असम में भी चुनाव हुए थे 2026 में। तो असम में मुख्यमंत्री कौन बने? और बता दूं मैं आपको, असम में बीजेपी की दोबारा सरकार बनी थी। तो मुख्यमंत्री का नाम अपन को देखना है, ए सर्बानंद सोनोवाल, बी हेमंत बिस्वा शर्मा, सी भूपेन बोरा, डी अजय कुमार। और इसका सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। बी ऑप्शन इसका सही है, हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। तो इस प्रकार असम के नए मुख्यमंत्री कौन है? हेमंत बिस्वा शर्मा बने हैं। क्वेश्चन नंबर 31वां, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री 2026 में कौन बने? यानी 31वां क्वेश्चन देखिए, पुडुचेरी के मुख्यमंत्री 2026 कौन बने हैं? क्योंकि ये भी पुडुचेरी के अंदर भी चुनाव हुए थे, तो यहाँ कौन बने हैं? ऑप्शन ए वी नारायण स्वामी, ऑप्शन बी एन रंगा स्वामी, ऑप्शन सी किरण बेदी, ऑप्शन डी आर कुमार। और इसका सही ऑप्शन है वो बी है, एन रंगा स्वामी बने हैं। बी ऑप्शन सही है इसका। कौन बने हैं? एन रंगा स्वामी बने हैं। तो पुडुचेरी के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? एन रंगा स्वामी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर आता है 32वां, एसआरएस 2024 के अनुसार भारत की क्रूड बर्थ रेट सीबीआर कितनी है? एसआरएस 2024 के अनुसार भारत की क्रूड बर्थ रेट सीबीआर कितनी है? यानी सीबीआर की फुल फॉर्म क्या है? क्रूड बर्थ रेट। तो ये भी ध्यान रखना, कई बार क्या होता है, इस क्वेश्चन से भी प्रश्न बना लिया जाता है। तो क्रूड बर्थ रेट सीबीआर कितनी है? ऑप्शन ए 17.3, ऑप्शन बी 18.3, ऑप्शन सी 19.3, ऑप्शन डी 20.3। और सही इसका ऑप्शन होगा वो बी होगा 18.3। ये बी वाली सही है, 18.3 है। तो सीबीआर रेट कितनी है? 18.3 है। एसआरएस 2024 के अनुसार सीबीआर रेट 18.3 है। उसके बाद अगला आता है क्वेश्चन नंबर 33, एसआरएस 2024 के अनुसार क्रूड डेथ रेट सीडीआर कितनी है? एसआरएस 2024 के अनुसार क्रूड डेथ रेट सीडीआर कितनी है? ऑप्शन ए 5.4, ऑप्शन बी 6.4, ऑप्शन सी 7.4, ऑप्शन डी 8.4। और सही उत्तर क्या है? बी है 6.4। तो सही ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, 6.4 होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 34वां, एसआरएस 2024 के अनुसार इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आईएमआर कितनी है? एसआरएस 2024 के अनुसार इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट आईएमआर कितनी है? तो आईएमआर बतानी है। ऑप्शन ए 22, ऑप्शन बी 23, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन डी 25। और सही ऑप्शन क्या है? 24 है, सी है। सही सी होगा, 24 सही है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 35,
35 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 35, SRS 2024 के अनुसार अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट यानी U5MR कितनी है? SRS 24 के अनुसार अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट UR कितनी है? A 26, B 27, C 28, D 29। और इसका सही ऑप्शन होगा वो C होगा, 28 है। तो U5MR कितनी है? 28 है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 36 में देखिए, SRS 2024 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात SRB कितना है? SRS 2024 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात SRB कितना है? 908, B है 918, C है 928, D है 938। और सही ऑप्शन है वो B है, 918 है। कितना है? 918। SRS 2024 के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात SRS कितना है? 918 है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 37, SRS 2024 के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आबादी का प्रतिशत कितना है? 22%, B 23%, C 24%, D 25%। और सही इसका क्या है? 24% है। C सही है, 24% होगा। तो SRS 2024 के अनुसार 0 से 14 वर्ष की आबादी का प्रतिशत कितना है? 24% है। यानी 0 से 14 वर्ष वाले जो बच्चे हैं उनका यानी टोटल बच्चों में से कितना आता है? इनका कितना प्रतिशत है? 24% है। यानी 24% बच्चे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 38। 38 में आप ध्यान दीजिए, SRS 2024 के अनुसार कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या कितनी है? SRS 2024 के अनुसार कार्यशील आयु वर्ग 15 से 59 वर्ष की जनसंख्या कितनी है? ऑप्शन ए 64.4%, ऑप्शन बी 65.4%, ऑप्शन सी 66.4%, ऑप्शन डी 67.4%। और सही ऑप्शन होगा वो सी होगा, 66.4%। उसके बाद 39, अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाई हैं? अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाई हैं? ऑप्शन ए 557, ऑप्शन बी 607, ऑप्शन सी 657, ऑप्शन डी 707। और सही जो ऑप्शन होगा वो होगा सी होगा, 657। 657 लौटाई हैं। यानी अमेरिका ने भारत को कितनी प्राचीन कलाकृतियां लौटाई हैं? 657 कलाकृतियां लौटाई हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 40, BSF की पहली पूर्ण महिला एवरेस्ट अभियान टीम का नाम क्या है? BSF की पहली पूर्ण महिला एवरेस्ट अभियान टीम का नाम बताना है अपने को। ए मिशन शक्ति, बी मिशन वंदे मातरम, सी ऑपरेशन शक्ति और डी एवरेस्ट विजय। और इसका जो सही होगा वो बी होगा, मिशन वंदे मातरम। यानी वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में मिशन वंदे मातरम के तहत ये BSF की पहली पूर्ण महिला एवरेस्ट अभियान टीम का नाम क्या है? मिशन वंदे मातरम है। तो ये वंदे मातरम के 150 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर मिशन वंदे मातरम रखा गया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 41, तमिलनाडु में अलग AI विभाग का गठन करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना? तमिलनाडु में अलग AI विभाग का गठन करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। और ये ऑप्शन इसका बी सही है, दूसरा बना है। कौन सा बना है? दूसरा बना है। यानी तमिलनाडु में अलग AI विभाग का गठन करने वाला भारत का कौन सा राज्य बना है? दूसरा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 42 वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दीजिए। भोपाल में भारतीय नौसेना ने किस केंद्र का उद्घाटन किया? भोपाल में भारतीय नौसेना ने किस केंद्र का उद्घाटन किया? ऑप्शन ए नौसेना अकादमी, ऑप्शन बी प्रीमियर नेवल सेलिंग नोड, ऑप्शन सी मिसाइल प्रशिक्षण केंद्र, ऑप्शन डी युद्ध संग्रहालय। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, प्रीमियर नेवल सेलिंग नोड। प्रीमियर नेवल सेलिंग नोड है। ऑप्शन बी इसका सही है, 42वें का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 43 पे चलते हैं अपने। क्वेश्चन नंबर आता है 43 देखिए आप, UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना? UCC विधेयक 2026 पारित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? ऑप्शन ए मणिपुर, ऑप्शन बी मेघालय,
ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी नागालैंड, और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन सी होगा, असम है। कौन है? असम है। यूसीसी विधेयक 2026 पारित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन है? असम है, जो अभी अपने चर्चा कर रहे थे, बीजेपी की दोबारा सरकार बनी है और वहां पे हिमंता बिस्वा है, वो वहां पे मुख्यमंत्री दोबारा बने हैं। तो इसलिए ये अपने को असम में इन्होंने किया था यूसीसी विधेयक, हिमंता बिस्वा लेकर के आए थे और वहीं पे पारित किया गया था। तो ये पूर्वोत्तर भारत का ये पहला राज्य असम है जिन्होंने यूसीसी पारित किया, यूसीसी विधेयक 2026 उन्होंने पारित किया था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है 44। भारत का रक्षा निर्यात एक दशक में लगभग कितने गुना बढ़ा है? भारत का रक्षा निर्यात एक दशक में लगभग कितने गुना बढ़ा है? ऑप्शन ए 20 गुना, ऑप्शन बी 25 गुना, ऑप्शन सी 30 गुना, ऑप्शन डी 34 गुना। और ये कितना बढ़ा है? ऑप्शन डी सही है, 34 गुना बढ़ा है। कितना बढ़ा है? ऑप्शन डी सही है, 34 गुना बढ़ा है, 34 गुना बढ़ा है। तो भारत का रक्षा निर्यात एक दशक में लगभग कितने गुना बढ़ा? 34 गुना बढ़ा है। एक दशक में, मात्र एक दशक में 34 गुना बढ़ा है। कितनी अनोखी यहाँ पे प्रगति है। 34 गुना बढ़ना अपने आप में एक वास्तव में एक काबिले तारीफ है। 45वां क्वेश्चन देखिए, लीड्स 2025 रिपोर्ट किसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है? लीड्स 2025 रिपोर्ट किसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है? ऑप्शन ए शिक्षा, ऑप्शन बी स्वास्थ्य, ऑप्शन सी लॉजिस्टिक्स, ऑप्शन डी कृषि। और इसका जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, लॉजिस्टिक्स का करती है। ऑप्शन सी सही है, लॉजिस्टिक्स है। तो लीड्स 2025 रिपोर्ट किसके प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है? लॉजिस्टिक्स का करती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आता है, नेक्स्ट आता है, वो आता है 46 आता है। लीड्स का पूर्ण रूप क्या है? लीड्स का पूर्ण रूप यानी पूरा नाम बताना है। ए लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट, बी लॉजिस्टिक एज अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट, सी लॉजिस्टिक एफिशिएंसी असेसमेंट ऑफ डिफरेंट स्टेट्स, और डी इनमें से कोई नहीं। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, लॉजिस्टिक ऐसे अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट होगा। क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा वो बी होगा, लॉजिस्टिक एसेस अक्रॉस डिफरेंट स्टेट रिपोर्ट होगा। तो यहाँ पे एल का लॉजिस्टिक्स, ई का ए ऐसे, और ए का एक्रॉस, डी का डिफरेंट, और एस का स्टेट रिपोर्ट। तो इस प्रकार इसका फुल फॉर्म ये रहेगी। उसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 47, 47। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा एनएचए अनुमान किस वर्ष के लिए जारी किया गया? राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा एनएचए अनुमान, स्वास्थ्य लेखा एनएचए अनुमान किस वर्ष के लिए जारी किया गया है? ऑप्शन ए 2020-22, ऑप्शन बी 22-23, ऑप्शन सी 23-24, ऑप्शन डी 24-25। तो ये इसका सही ऑप्शन उत्तर होगा वो बी होगा, 2022-23 होगा। सही ऑप्शन क्या है? बी है, 2022-23 है। यानी राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा एनएचए अनुमान किस वर्ष के लिए जारी किया गया? 2022-23 के लिए किया गया है। 2022-23 के लिए अनुमान जारी किए गए हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 48, एनएचए रिपोर्ट के अनुसार आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर डब्ल्यूओपी घटकर कितना रह गया? एनएचए रिपोर्ट के अनुसार आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ओपी घटकर कितना रह गया? ऑप्शन ए 43.4%, ऑप्शन बी 44.4%, ऑप्शन सी 45.4%, ऑप्शन सी 46.4%। सही उत्तर होगा ए होगा, 43.4%। यानी ए उत्तर है वो इसका सही है, 43.4% है। तो एनएचए रिपोर्ट के अनुसार आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर ओ डबल पीई घटकर कितना रह गया? 43.4% रह गया है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 49। एनएचए के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी कितनी हो गई है? एनएचए के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी कितनी हो गई है? ऑप्शन ए 40.7%, ऑप्शन बी 40.7%, ऑप्शन सी 42.7%, ऑप्शन डी 40.7%। और इसका जो सही होगा
वो डी ऑप्शन होगा 43.7%। डी ऑप्शन सही है 43 NHA के अनुसार कुल स्वास्थ्य व्यय में सरकारी हिस्सेदारी कितनी हो गई है? 43.7% हो गई है। उसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है 50वां क्वेश्चन आता है, राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है? राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण का मुख्य उद्देश्य अपने को बताना है। ऑप्शन ए खिलाड़ियों को पुरस्कार देना, ऑप्शन बी खेल विवादों का त्वरित एवं निष्पक्ष निपटारा, ऑप्शन सी ओलंपिक आयोजन, ऑप्शन डी खेल बजट तैयार करना। और इसका जो सही ऑप्शन होगा वो ऑप्शन बी होगा, खेल विवादों का त्वरित एवं निष्पक्ष निपटारा है। खेल विवादों का त्वरित एवं निष्पक्ष निपटारा है, ऑप्शन बी इसका सही होगा। तो इसी के साथ आज की क्लास के 50 + 50 100 क्वेश्चन पूरे होते हैं। 50 + 50 बराबर कितने हो गए? 100 क्वेश्चन। और ये 100 क्वेश्चन की आज की क्लास थी। इसमें अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के 50 क्वेश्चन है। क्या है? अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य, अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के 50 क्वेश्चन है। और दूसरा राष्ट्रीय परिदृश्य के भी कितने हैं? 50 क्वेश्चन है। तो अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय परिदृश्य, तो अंतरराष्ट्रीय परिदृश्य के 50 और राष्ट्रीय परिदृश्य के 50, तो इस प्रकार दोनों मिलाकर के कितने हो गए? 100 क्वेश्चन की हमारी क्लास होगी। और यदि आप ये क्लास पूरी लगा लेते हैं तो मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूं कि आपका मई से यदि कोई क्वेश्चन करंट जीके का आता है वो हमारा गलत नहीं होगा, हम छोड़ के नहीं आएंगे, हमारा क्वेश्चन सही होगा। तो इसलिए आप करंट अफेयर्स की क्लास पूरी लगाइए और मई का जो करंट अफेयर है वो अच्छी प्रकार से आप तैयार कर सकते हैं। और ये इस प्रकार मैं आपको आपकी जानकारी के लिए बता देता हूं कि हर महीने के करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चन है वो इसी प्रकार आपकी क्लास में रहेगी। तो आगे जो जैसे ही जून का आएगा तो जून का भी करंट अफेयर्स आपके सामने यहाँ पे क्लास के माध्यम से आपको मिलेगा। और वो भी विकल्पात्मक क्वेश्चन के साथ मिलेगा, आपको पता भी चल जाएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन बनाए जाते हैं टॉपिक से। तो अपने को क्या करना है? करंट अफेयर्स की क्लासें अवश्य लगानी है, चाहे आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं। सबसे बड़ा फायदा है कि आप कोई भी कंपटीशन की तैयारी करें, हर कंपटीशन में करंट अफेयर्स आता है और कम से कम 20 नंबर का आता है, ये भी ध्यान रखना है अपने को। तो 20 नंबर का करंट अफेयर्स आता है जो बहुत एक बड़ी अंकों की संख्या है। तो अपना यदि आपको चयन सुनिश्चित करना है तो आपको करंट अफेयर्स अच्छी प्रकार से तैयार करना पड़ेगा। और वो तभी तैयार होगा जब आप प्रत्येक क्लास इस प्रकार के लगाओगे तो आपका करंट अफेयर्स साथ साथ में तैयार हो जाएगा। और आपको ज्यादा माथापच्ची भी नहीं करनी पड़ेगी, ज्यादा मशक्कत भी नहीं करनी पड़ेगी। एक छोटे से सरल प्रयास के माध्यम से आप करंट अफेयर तैयार कर सकते हैं। तो अधिक से अधिक आप क्लास लगाइए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दे लीजिए ताकि नई आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए और आप उनका लाभ उठा सकें। इसके साथ साथ आपके जो और भी साथी तैयारी कर रहे हैं, आपके दोस्त हैं, आपके रिश्तेदार हैं, तो उनको भी आप शेयर करें ताकि वो भी निःशुल्क क्लासों का फायदा उठा सकें। धन्यवाद।